कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक ब्लैक आदमी रात को सुनसान सड़क पर टहल रहा है। तभी पीछे से एक व्हाइट कलर की कार आती है और रुकती है। इस आदमी को ये एहसास होता है कि वो कार शायद इसका पीछा कर रही है। ये आदमी मुड़ता है और अपने रास्ते जाने लगता है। तभी एक अनजान शख्स उस गाड़ी से निकल के बाहर आता है और इसका मुंह दबा के इसे बेहोश कर देता है। फिर वो इसे अपनी कार की डिक्की में डालकर यहाँ से निकल जाता है। इसके बाद ही सीन चेंज हो जाता है। हम एक कपल को देखते हैं जिसके अंदर एक ब्लैक बॉय है जिसका नाम की क्रिस होता है। क्रिस बहुत ही अच्छा फोटोग्राफर है और इसकी गर्लफ्रेंड एक व्हाइट गर्ल है जिसका नाम रोज है और इन दोनों के बीच में बहुत ज्यादा प्यार है। क्रिस आज अपनी गर्लफ्रेंड रोज से मिलता है, लेकिन क्रिस आज बहुत ज्यादा कंफ्यूज और नर्वस है क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड रोज आज उसे अपने घर वालों से मिलाने वाली है। लेकिन शायद उसने अपने घर वालों को ये नहीं बताया कि उसका बॉयफ्रेंड एक अमेरिकन ब्लैक गाय है। रोज अपने बॉयफ्रेंड क्रिस को काम डाउन करती है और उससे कहती है कि उसके घर वाले बिल्कुल भी रेसिस्ट नहीं है। वो उससे ये भी बताती है कि उसके पिता का कहना है कि अगर वो ओबामा को अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में तीसरी बार चुन सकते तो वो तीसरी बार भी ओबामा को ही वोट देते। अब इसके बाद ही रोज और क्रिस रोज के घर के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में क्रिस स्मोक करने के लिए सिगरेट बाहर निकालता है। तभी रोज वो सिगरेट का डब्बा लेके गाड़ी से बाहर फेंक देती है क्योंकि सिगरेट पीने से क्रिस और भी ज्यादा काला हो सकता है। अब इसके बाद क्रिस अपने एक दोस्त रॉड के पास कॉल करता है जो कि पुलिस में काम करता है। वो उससे ये भी बताता है कि वो रोज की फैमिली से मिलने के लिए जा रहा है। तभी इन्हीं बातों के दौरान इनकी गाड़ी से एक हिरन आकर टकरा जाता है। क्रिस और रोज इतने ज्यादा डर जाते हैं कि मानो जैसे दोनों की जान निकल जाती है। क्रिस गाड़ी से उतर के उस हिरन को देखने के लिए जाता है। वो देखता है कि हिरन मर चुका है। अब इसके बाद ही ये दोनों यहाँ पे कॉल करके पुलिस को बुलाते हैं, लेकिन पुलिस वाला आते ही क्रिस से उसकी आईडी मांगने लगता है और ऐसा इसलिए है क्योंकि क्रिस एक ब्लैक आदमी है। ये देख के रोज बहुत ज्यादा भड़क जाती है। रोज पुलिस वाले से बार बार कहती है कि कार वो ड्राइव कर रही थी, इसीलिए क्रिस को आईडी दिखाने की कोई भी जरूरत नहीं है। लेकिन क्रिस को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसके लिए ये आम बात है। अब इसके बाद ही ये दोनों अपना आगे का सफर तय करते हैं और कुछ देर में ही रोज के घर पहुंच जाते हैं। यहाँ पे रोज के माता पिता क्रिस का दिल खोल के स्वागत करते हैं। इनको रास्ते में हुई हिरन वाली घटना के बारे में भी पता चलता है, जिसके ऊपर रोज के पिता कहते हैं कि अच्छा ही हुआ कि तुमने किसी हिरन को मार दिया। वैसे भी आजकल इनकी तादाद कुछ ज्यादा ही हो गई है, जहाँ देखो बस हिरन ही दिखाई पड़ते हैं। इसके बाद ही रोज के पिता क्रिस को अपने घर का टूर देने लगते हैं। वो उसे अपने घर के हर एक कमरे को दिखाते हैं और घर में रखी हर एक चीज को। तभी रोज के पिता क्रिस को एक पोर्ट्रेट दिखाते हैं जो कि उसके पिता की थी। रोज के पिता बताते हैं कि उनके पिता ने अपने टाइम में ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट किया था और वो काफी अच्छा और तेज भी भागे थे, लेकिन एक ब्लैक प्लेयर ने बाजी मार ली थी। फिर उसके बाद रोज के पिता रोज की माँ के बारे में क्रिस को बताते हैं। वो बताते हैं कि रोज की माँ एक साइकियाट्रिस्ट है और रोज के पिता खुद एक न्यूरोसर्जन है। और साथ ही वो ये भी बताते हैं कि रोज का एक छोटा भाई भी है, यानी कि उनका एक छोटा बेटा है जो कि उनकी तरह ही न्यूरोसर्जन बनना चाहता है। इसके बाद ही इस घर के अंदर हम दो ब्लैक काम करने वाले लोगों को देखते हैं, जिसमें से एक मेड होती है और एक माली होता है। मेड का नाम है जॉर्जिना और माली का नाम है वॉल्टर। क्रिस को ये सब देख के थोड़ा अजीब भी लगता है। वो सोचता है कि आखिरकार इनके घर में सारे सर्वेंट्स ब्लैक क्यों हैं। लेकिन रोज के पिता क्रिस के मन की बात जान जाते हैं और वो कहते हैं मैंने इन दोनों को अपने माँ बाप का ख्याल रखने के लिए रखा था, लेकिन अब जो वो दुनिया में नहीं है, इसीलिए मैं इन दोनों को कहीं जाने नहीं देना चाहता। मैं चाहता हूँ कि ये हमेशा मेरे पास ही काम करे। ये सुनने के बाद क्रिस को रोज के पिता के मन में अपने नौकरों को लेके एक पॉजिटिव साइड दिखती है और उसे काफी अच्छा भी लगता है। तभी रोज के पिता ये बात भी कहते हैं कि वो लोग रेसिस्ट बिल्कुल भी नहीं है। अगर ओबामा तीसरी बार भी इलेक्शन में खड़े होते और ऐसा मुमकिन होता तो वो उन्हीं को वोट देता, क्योंकि उसे अब तक अमेरिका का कोई ओबामा से बेहतर प्रेसिडेंट दिखा ही नहीं है। तभी ये लोग कॉफी टेबल पे बैठ के एक साथ कॉफी पी रहे होते हैं और क्रिस अपने बारे में बताते हुए कहता है कि उसके माँ बाप बचपन में ही गुजर गए थे और उसकी माँ एक कार एक्सीडेंट में चल बसी थी। और ये बात बताते हुए क्रिस का लगातार हाथ टेबल के ऊपर नॉक कर रहा था। तभी रोज की माँ ये चीज देख लेती है क्योंकि वो एक साइकियाट्रिस्ट है और लोगों के अंदर क्या चल रहा है उसे मानसिक तजुर्बा बहुत अच्छे तरीके से है। तभी उसको पता चलता है कि क्रिस को स्मोकिंग का एडिक्शन है और वो उससे कहती है कि अगर वो उसे हिप्नोटाइज करे तो वो उस एडिक्शन को आसानी से छोड़ सकता है। लेकिन क्रिस ऐसा नहीं चाहता। क्रिस नहीं चाहता कि उसके दिमाग के साथ कोई छेड़छाड़ करे, इसीलिए वो बहुत समझदारी के साथ उसकी माँ को मना कर देता है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे रोज का छोटा भाई जेरेमी भी आ गया है। तभी सीन चेंज हो जाता है और हम देखते हैं कि रात का डिनर पूरा परिवार क्रिस के साथ मिलकर कर रहा है। यहाँ डिनर टेबल पे रोज का छोटा भाई जेरेमी क्रिस से बहुत ही अजीब तरीके के सवाल पूछता है, जैसे क्या
क्या तुम्हें बास्केटबॉल पसंद है या तुम MMA फाइटिंग करते हो, क्योंकि उसे लगता है कि काले लोग झगड़ालू होते हैं और इनको स्ट्रीट फाइट करना पसंद होता है। उसके ऐसे बेतुके सवाल और उसका ये बिहेवियर उसके मॉम डैड को भी पसंद नहीं आता। वो जेरेमी को ऐसा करने से मना करते हैं और रोज भी अपने छोटे भाई जेरेमी पे नाराज होती है। लेकिन तभी जेरेमी खड़ा हो जाता है और क्रिस के पास जाता है और उसे फाइट करने के लिए चैलेंज करने लगता है। उसके घर वाले उसे मना करते हैं और चुपचाप बैठ जाने के लिए कहते हैं। डिनर करने के बाद रोज भी अपने भाई पे काफी ज्यादा गुस्सा होती है और अपने बाकी के परिवार वालों पे भी, क्योंकि उन सब का बिहेवियर रोज को अजीब सा लग रहा था। वो क्रिस से इन सभी बातों के लिए माफी मांगती है, लेकिन क्रिस इन बातों का बुरा नहीं मानता। वो किसी भी बात को अपने दिल पे नहीं लेता। क्रिस को आज रात नींद नहीं आती, इसीलिए वो सिगरेट पीने के लिए घर से बाहर जाता है। तभी वो देखता है कि वोल्टर बहुत तेजी के साथ उसकी तरफ दौड़ के आ रहा है और जैसे ही वो उसके नजदीक आता है अचानक दूसरी डायरेक्शन में मुड़ के भागने लगता है। थोड़ी देर के लिए क्रिस ये सब देख के हैरान हो जाता है और डर जाता है। तभी उसकी नजर घर की एक विंडो पे पड़ती है जिसके अंदर से जॉर्जिना उसे बहुत ही अजीब तरीके से निहार रही थी। दरअसल वो अंदर से खुद के रिफ्लेक्शन को देख के खुश हो रही होती है। अब क्रिस ये सब देखने के बाद घर के अंदर वापस जाता है। तभी उसे रोज की मॉम अपने कमरे के अंदर बुला लेती है। वो क्रिस को अपने सामने रखे हुए सोफे पे बिठा लेती है। इस टाइम रोज के मॉम के हाथ में एक टी कप होती है और एक चम्मच होता है। इसके बाद वो क्रिस से उस रात के बारे में पूछती है जब उसकी माँ की मौत हुई थी। लेकिन क्रिस रोज की मॉम मिसी को कुछ भी बताना नहीं चाहता था, लेकिन वो फिर भी ना चाहते हुए भी उस रात की बात उसे बताता है, क्योंकि इस टाइम मिसी के हाथ में एक कप और चम्मच है और उससे निकली हुई आवाज धीरे धीरे क्रिस को हिप्नोटाइज कर रही थी। क्योंकि क्रिस की जानकारी हिप्नोटिज्म के बारे में काफी सीमित थी, उसे लगता है कि साइकियाट्रिस्ट को किसी को भी हिप्नोटाइज करने के लिए उसके आंखों के सामने पॉकेट वॉच घुमानी पड़ती है। इस आवाज को सुनने के बाद क्रिस पूरी तरीके से हिप्नोटाइज हो चुका है। क्रिस देखता है कि उसकी बॉडी पे उसका कोई भी कंट्रोल नहीं है और वो एक एम्प्टी डार्क स्पेस में गिरता ही जा रहा है। वो कितना भी चिल्ला रहा है, ना तो उसकी कोई आवाज सुनने वाला है और ना ही वहां से कोई उसे बाहर निकालने वाला है। क्रिस को कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था। वो इस टाइम पे पूरी तरीके से पैरालाइज्ड है। वो मिसी की बात सुन सकता है, देख सकता है, लेकिन वो कुछ भी कर नहीं सकता। इसके बाद मिसी क्रिस की आंखें बंद कर देती है, जिसके बाद ही क्रिस की आंख अपने बेड पे अगले दिन खुलती है। इसके बाद वो अपने हाथ में कैमरा लेके बाहर की तरफ जाता है। वो देखता है कि जॉर्जिना अपने कमरे में खुद को आईने में निहार रही है और पास ही वोल्टर भी अपना काम कर रहा होता है। क्रिस वोल्टर को देखता है और उसके पास जाता है ताकि वो बात कर सके, लेकिन वोल्टर बहुत ही अजीब बिहेव करता है। उसका बिहेवियर देख के क्रिस को बड़ा ही अजीब लगता है। वोल्टर के बात करने का लहजा उसके उम्र के बिल्कुल खिलाफ था। वो किसी बुढ़े आदमी की तरह बात कर रहा था। साथ ही वो क्रिस से ये भी पूछता है कि उसका मिसी के साथ हिप्नोटिज्म का सेशन कैसा था, जिसे सुन के क्रिस तुरंत समझ जाता है कि कल रात को जो उसके साथ हुआ वो कोई सपना नहीं था, बल्कि वो सब उसके साथ हकीकत में हुआ था। जिसके बाद ही क्रिस जाके अपनी गर्लफ्रेंड रोज को बताता है कि उसकी माँ ने उसे कल रात को हिप्नोटाइज किया था, जिसके बाद से ही उसे सिगरेट के बारे में सोचने तक से उल्टी आ रही है। और वो साथ ही वोल्टर के बिहेवियर के बारे में भी रोज से बात करता है। इसके बाद ही हम देखते हैं कि रोज के पिता ने आज शाम को यहाँ पे एक पार्टी रखी है। यहाँ पे काफी गोरे लोग आना चालू हो जाते हैं और ये सब यहाँ पे आने के बाद इस घर के नौकर वोल्टर से गले मिलते हैं। इन मेहमानों में एक खास बात और थी कि इनमें से ज्यादातर लोग या तो किसी बीमारी से पीड़ित थे या तो इनकी उम्र काफी ज्यादा थी, 70 या 80 साल के आसपास। क्रिस को इन लोगों के बीच में बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं लगता, क्योंकि ये सभी गोरे लोग थे और वो सभी क्रिस को ही देख रहे थे। क्रिस को कुछ लोग अपने पास बुला के उसे फिजिकली टच करके देखते थे। तभी उसे उन गोरे लोगों के बीच में अपनी ही उम्र का एक ब्लैक आदमी दिखता है। क्रिस को ये देख के काफी अच्छा लगता है। उसे लगता है कि उसकी उम्र का कोई तो मिला और साथ ही वो ब्लैक भी होता है। क्रिस उसके पास जाता है। वो आदमी अपना नाम इसे लोगन बताता है। ये लोगन कोई और नहीं बल्कि वही आदमी है जिसे हमने इस कहानी की शुरुआत में किडनैप होते हुए देखा था। लोगन का ड्रेस क्रिस को बहुत ही अजीब लगता है। वो जिस उम्र का था उसने ड्रेस उस उम्र के हिसाब से बिल्कुल भी नहीं पहने थे, बल्कि उसका फैशन सेंस एक 70-80 साल के पुराने आदमी जैसा था। और तो और तकरीबन वो खुद से 30 साल बड़ी किसी महिला के साथ उस पार्टी में आया था। इसके बाद ही क्रिस को थोड़ा और घूमने पर एक और आदमी मिलता है जिसका नाम है जिम हडसन। ये आर्ट गैलरी का मालिक है। इसने जिम की खींची हुई फोटोज को देखा है और उसको काफी ज्यादा अप्रिशिएट करता है। हडसन उससे बताता है कि वो भी फोटोग्राफर बनना चाहता था, लेकिन एक जेनेटिक इशू की वजह से उसकी आंखें चली गई। इसीलिए उसके पास एक ऐसा असिस्टेंट है जो कि सामने वाले का आर्ट देख के उसे बताता है और उसका असिस्टेंट जिस तरीके से सामने वाले के आर्ट को डिस्क्राइब करता है, तभी हडसन को उस कलाकार की कलाकारी का पता चलता है। इसके बाद ही क्रिस इन अजीब अजनबियों से मिलने के बाद थोड़ी सी चैन की सांस लेने के लिए घर लौट आता है। घर के अंदर एंटर करते ही सब कुछ नॉर्मल होता है। वहाँ पे आए सारे मेहमान आपस में बात कर रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही क्रिस सीढ़ियों का इस्तेमाल करके ऊपर जाता है, उसके वहाँ से जाते ही सारे मेहमान उसकी तरफ देखने लगते हैं और सभी चुप हो जाते हैं, मानो ऐसा कि सब क्रिस को देख के बस आपस में बात करने का दिखावा कर रहे हो।
हो। इधर क्रिस अपने रूम के अंदर एंटर करता है और देखता है कि उसका फोन किसी ने वापस चार्ज पे से निकाल दिया है। उसे जॉर्जिना के ऊपर शक होता है। वो सोचता है कि वो जानबूझ के ऐसा कर रही है। तभी जॉर्जिना उस कमरे के अंदर आती है और क्रिस से माफी मांगती है। वो बताती है कि वो उस टेबल को साफ कर रही थी, तभी उसने उस फोन को चार्ज से डिस्कनेक्ट किया था, लेकिन सफाई करने के बाद वो उसे वापस चार्ज पे लगाना भूल गई थी। जॉर्जिना इस समय क्रिस से माफी तो मांग रही थी, लेकिन उसकी आंखों से आंसू निकल रहा था और उसके चेहरे पे एक अजीब सी स्माइल थी। ये देख के क्रिस सोच रहा था कि जॉर्जिना शायद पागल है। क्रिस जॉर्जिना से कहता है, खैर कोई बात नहीं, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा। मैं आसपास बहुत सारे गोरे लोगों को देख के नर्वस हो गया हूँ और क्रिस बस चाहता है कि जॉर्जिना इस कमरे से चली जाए और वो अकेला थोड़ी देर रह सके। खैर जॉर्जिना अब इस कमरे से चली जाती है। इसके बाद ही क्रिस अपने दोस्त रॉड को कॉल करता है। वो अपने दोस्त रॉड से यहाँ पे घटी हर एक घटना के बारे में बताता है। वो बताता है कि यहाँ पे एक गैदरिंग रखी गई है जहाँ पे बहुत सारे बुढ़े लोग आए हुए हैं, वो सारे गोरे लोग हैं। क्रिस का दोस्त क्रिस को सलाह देते हुए कहता है कि तुम्हें जितनी जल्दी हो सके वहाँ से निकल जाना चाहिए, क्योंकि मुझे वहाँ पे कुछ भी ठीक नहीं लग रहा। क्रिस अपने दोस्त से ये भी बताता है कि रोज की माँ ने उसे कल रात को हिप्नोटाइज किया है। क्रिस का दोस्त उससे कहता है कि वो तुम्हें हिप्नोटाइज करके गुलाम भी बना सकते हैं, लेकिन क्रिस अब भी अपने दोस्त की बातों को हल्के में लेता है और उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और हंसी मजाक करके फोन डिस्कनेक्ट कर देता है। इसके बाद ही क्रिस बाहर जाता है जहाँ पे ये गैदरिंग चल रही होती है। क्रिस के बाहर जाते ही वहाँ पे आए लोग उससे सवाल पूछते हैं। वो उससे कहते हैं कि एक अफ्रीकन होना कैसा लगता है, एक अफ्रीकन होने के फायदे और नुकसान क्या क्या हो सकते हैं। लेकिन क्रिस तभी इस सवाल का जवाब देने के लिए लोगन को कहता है। वो कहता है कि इस सवाल का जवाब तुम ही दे सकते हो। लोगन कहता है कि ब्लैक होना उसके लिए सौभाग्य की बात है और वो ब्लैक होकर बहुत ही खुश है। जब लोगन इस सवाल का जवाब दे ही रहा होता है तभी क्रिस अपनी जेब से फोन निकालता है, क्योंकि लोगन के साथ जो गोरी महिला आई थी जो कि उससे 30 साल बड़ी थी वो उसके बगल में ही खड़ी थी। क्रिस सोचता है कि वो उन दोनों की चुपके से फोटो खींच ले और अपने दोस्त रॉड को भेजे, लेकिन फोटो क्लिक करते समय क्रिस के फोन की फ्लैश लाइट गलती से ऑन हो जाती है और वो फ्लैश लाइट जैसे ही लोगन की आंखों पे पड़ती है उसे कुछ होने लगता है। उसकी नाक से खून आने लगता है। लोगन मानो कि जैसे अपना आपा खो देता है और वो क्रिस के पास आके उसे जोर जोर से कहने लगता है कि यहाँ से भाग जाओ, यहाँ से निकल जाओ। लोगन का ये बर्ताव देख के क्रिस को समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे रिएक्ट करे, लेकिन कुछ देर बाद ही डीन और मिसी बताते हैं कि लोगन को एक छोटा सा सीजर आया था, अब उसकी हालत बिल्कुल ठीक है। लोगन यहाँ पे लोगों के बीच में आता है और सबसे माफी मांगता है और यहाँ से चला जाता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि क्रिस और रोज उस घर से थोड़ी दूर पे जाके बैठे हैं जहाँ पे एक लेक है। क्रिस वहाँ पे जाने के बाद कहता है कि उसे यहाँ पे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। वो वापस से जाना चाहता है, लेकिन रोज अभी यहाँ से नहीं जाना चाहती थी, लेकिन क्रिस यहाँ से जाने की जिद करता है। लेकिन तभी इन दोनों के बीच में थोड़ी सी बहस होती है और इसी के बाद क्रिस अपने मन की एक गिल्ट को बाहर निकाल के रखता है। वो बताता है कि जिस रात उसके मॉम की डेथ हुई थी क्रिस उस रात बैठ के टीवी देख रहा था। उसको पता था कि उसकी मॉम आज घर आने में लेट हो गई है, फिर भी उसने पुलिस को कॉल नहीं किया। अगर उस रात उसने पुलिस को कॉल कर दिया होता तो शायद आज उसकी माँ उसके साथ होती। उस रात उसकी माँ का एक्सीडेंट हो गया था और वो एक्सीडेंट के तुरंत बाद नहीं मरी थी। वो बहुत देर तक ठंड में सड़क पे पड़ी रही, जिसके बाद उनकी मौत हो गई और इसी गिल्ट को लेके क्रिस आज तक अपने मन में बैठा है। जिसके बाद रोज क्रिस को गले से लगाती है और उसे कंफर्ट जोन में लेकर आती है। इधर हम देखते हैं कि यहाँ पर आए जितने भी गोरे लोग होते हैं सब एक साइलेंट ऑक्शन में बैठे होते हैं और यहाँ पे क्रिस की एक तस्वीर रखी होती है, यानी कि यहाँ पे क्रिस की बोली लग रही होती है। इस साइलेंट ऑक्शन में वही अंधा आर्ट गैलरी का मालिक ऊंची बोली लगाता है और क्रिस को खरीद लेता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि क्रिस और रोज वापस रात को घर आते हैं। अब यहाँ से सारे गेस्ट वापस जा चुके थे। क्रिस अपने कमरे में आता है और लोगन की चुपके से खींची गई तस्वीर को अपने दोस्त रॉड के पास सेंड करता है। उसका दोस्त रॉड उस फोटो को देखने के बाद तुरंत क्रिस के पास कॉल करता है। क्रिस से बताता है कि ये लोगन नहीं है बल्कि इसका नाम आंद्रे है और ये पिछले 6 महीने से गायब है। और साथ ही वो उससे ये भी बताता है कि तुम और मैं इससे एक पार्टी में भी मिले थे। और ये बात क्रिस को भी तभी याद आ जाती है और वो उससे कहता है हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा। तभी अचानक ही क्रिस के फोन की बैटरी डाउन हो जाती है और उसका फोन स्विच ऑफ हो जाता है। तभी वहाँ पे रोज आ जाती है और वो रोज से कहता है कि हमें यहाँ से जल्द निकलना होगा। तभी रोज कहती है कि ठीक है, तब तक मैं अपने बैग्स लेके आती हूँ। रोज वहाँ से अपने बैग और कार की चाबी लेने के लिए चली जाती है। तभी वो देखता है कि रोज की अलमारी का डोर थोड़ा सा खुला हुआ है। जब वो उसकी अलमारी के अंदर झांकता है तो उसे एक रेड कलर का बॉक्स मिलता है। उस रेड बॉक्स के अंदर रोज की बहुत सारी अपने बॉयफ्रेंड्स के साथ फोटोज थी और वो सारे के सारे ब्लैक थे। लेकिन रोज ने क्रिस से बताया था कि वो उसका पहला ब्लैक बॉयफ्रेंड है। लेकिन तभी उस बॉक्स के अंदर क्रिस को कुछ ऐसा दिखता है जिसे देख के क्रिस के होश उड़ जाते हैं। उन फोटोज के अंदर वोल्टर और जॉर्जिना के साथ की भी रोज की फोटोज थी, जो कि रोज के घर पे सर्वेंट्स का काम करते हैं। और इसके बाद ही उस बॉक्स के अंदर आंद्रे की भी फोटो उसे मिल जाती है, जो कि
अब लोगन बन के खुद से 30 साल बड़ी औरत के साथ घूमता है। अब इसके बाद ही रोज और क्रिस शहर लौटने के लिए सीढ़ियों से उतर रहे होते हैं। तभी वो देखता है कि जेरेमी दरवाजा रोक के खड़ा है और उसके हाथ में एक मॉक है। और जैसे ही क्रिस थोड़ा सा और नीचे जाता है, मिसी और डीन भी उसके नजदीक आने लगते हैं और उसे धीरे धीरे घेरने लगते हैं। क्रिस यहाँ पे रोज से चिल्ला के कार की चाबी मांगता है। रोज कहती है कि उसे कार की चाबी नहीं मिल रही और वो अपने हैंडबैग के अंदर ढूंढ रही होती है। जैसे जैसे ये तीनों क्रिस के नजदीक आते हैं, क्रिस और जोर से चिल्ला के चाबी मांगने लगता है। रोज अभी भी चाबी ढूंढ रही होती है, लेकिन रोज अचानक ही अपने हैंडबैग से हाथ बाहर निकालती है और कहती है, मैं तुम्हें ये चाबी नहीं दे सकती। कार की चाबी रोज के हाथ में ही होती है, यानी कि इतनी देर से रोज बस कार की चाबी ढूंढने का बहाना कर रही थी। असल में ये लोग नहीं चाहते कि क्रिस यहाँ से कहीं भी जाए। क्रिस अब बुरी तरीके से एक ट्रैप में फंस चुका है। अब क्रिस यहाँ से बच के भागने की कोशिश करता है, तभी मिसी कप और चम्मच बजा देती है, जिसकी वजह से वापस से क्रिस पैरालाइज्ड हो जाता है और वहीं पे नीचे गिर जाता है। जिसके बाद इस घर के चारों लोग क्रिस को उठा के कहीं और ले जाते हैं। अगले दिन क्रिस का दोस्त रॉड क्रिस को कॉल कर करके परेशान हो जाता है, लेकिन क्रिस ना तो कॉल को रिसीव कर सकता है और ना ही उसकी कॉल का जवाब दे सकता है। रॉड इसके बाद एक डिटेक्टिव एजेंसी में जाता है। वो जाके वहाँ पे अपने दोस्त की सारी बातें बताता है। वो बताता है कि वो एक ब्लैक है जो कि एक व्हाइट फैमिली से मिलने के लिए गया है और उसको ऐसा शक है कि उन लोगों ने उसको वहाँ पे स्लेव बना लिया है। लेकिन उन डिटेक्टिव्स में से रॉड की बातों का कोई भी यकीन नहीं करता, उल्टा उसके ऊपर हंसते हैं। के बाद ही हम इधर देखते हैं कि क्रिस को एक ऐसे कमरे में रखा गया है जिसके सामने एक पुराना सा टीवी है। उसके ऊपर एक वीडियो क्लिप प्ले किया जाता है। उस वीडियो क्लिप के अंदर रोज के दादाजी हैं। उसके दादाजी बताते हैं कि उनके परिवार ने एक ऐसा इन्वेंशन किया है जिसकी मदद से एक इंसान को एक नया शरीर दिया जा सकता है। अगर एक इंसान का शरीर पुराना हो जाए तो उस इंसान के एक दिमागी भाग को किसी और शरीर में ट्रांसप्लांट किया जा सकता है, जिसकी वजह से उस इंसान का वजूद नहीं मिटता और वो काफी दिनों तक जिंदा रह सकता है। ये लोग इस प्रोसीजर को गुआ कोला प्रोसीजर बुलाते हैं। तभी ये वीडियो क्लिप खत्म हो जाती है और इसके बाद वही कप और चम्मच आता है और उसकी आवाज सुनने के बाद क्रिस उसी डार्क एम्प्टी प्लेस में चला जाता है और पैरालाइज्ड हो जाता है। अगले दिन उसी टीवी पे जिम हडसन दिखाई देता है। ये वही इंसान है जिसने उस साइलेंट ऑक्शन में हायर बिड लगा के क्रिस को खरीद लिया था। ये यहाँ पे क्रिस के सारे डाउट क्लियर करने के लिए आया है। ये क्रिस को बताता है क्रिस के दिमाग का वो भाग काट के हटा दिया जाएगा जिससे वो अपने शरीर को कोऑर्डिनेशन देता है। ऐसा कर देने के बाद क्रिस अपने ही शरीर के अंदर कैद हो जाएगा। वो भावनाओं को महसूस कर पाएगा, दूसरों की बातें सुन पाएगा, लेकिन कुछ कर नहीं सकता। साथ ही जिम के दिमाग के उस भाग को क्रिस के शरीर के अंदर ट्रांसप्लांट किया जाएगा, जिसकी वजह से क्रिस के पूरे शरीर पे जिम का कंट्रोल हो। जब कोई अमीर बुढ़ा हो जाता है या फिर कोई उसे लाइलाज बीमारी हो जाती है, लेकिन उन अमीर बुढ़ों की जीने की इच्छा खत्म नहीं होती, तो वो एक ऐसे इंसान की तलाश करते हैं जिनके शरीर पे उनका कंट्रोल हो जाए और उनकी जिंदगी और भी ज्यादा एक्सटेंड हो जाए। और ये लोग बस ब्लैक लोगों को ही चुनते हैं क्योंकि इन ब्लैक लोगों के जीन और इनकी शारीरिक क्षमता गोरों से कई ज्यादा होती है। इस प्रोसीजर का सबसे पहला स्टेप है विक्टिम को हिप्नोटाइज करना, ताकि वो धीरे धीरे करके अपने शरीर से कंट्रोल को खो दे। और उसके बाद डीन, जो कि एक न्यूरोसर्जन है, वो सर्जरी के थ्रू दिमाग को ट्रांसप्लांट कर देता है। अब ऐसा कर देने के बाद से क्रिस हमेशा के लिए उसी काली अंधेरी दुनिया में कैद हो जाएगा। और अगर गलती से वो इंसान उस अंधेरी दुनिया से बाहर निकलने की कोशिश करता है तो मिसी उसे वापस से हिप्नोटाइज करके उसी दुनिया में पटक देती है, जैसा कि उस पार्टी वाले दिन आंद्रे के साथ हुआ था। और वोल्टर और जॉर्जिना भी इसी बात के एग्जाम्पल्स हैं। अब इसके बाद ही टीवी पे वापस से वो कप और चम्मच आता है, जिसकी आवाज सुनने के बाद क्रिस वापस से पैरालाइज्ड हो जाता है। अब हम इधर दूसरे कमरे में देखते हैं कि हडसन के ब्रेन की सर्जरी चालू हो गई है और जेरेमी क्रिस को लेने के लिए इस कमरे में आता है। जेरेमी यहाँ पे आने के बाद क्रिस के हाथ पैर को खोल देता है और जैसे ही वो दूसरी तरफ मुड़ता है, क्रिस एक भारी पीले रंग की बॉल उठा के उसके सर पे वार करता है और उस बॉल को बार बार जेरेमी के सर पे मार के जेरेमी की वहीं पे हत्या कर देता है। क्योंकि क्रिस जिस सोफे पे बैठा हुआ था उस सोफे की रुई निकाल के उसने अपने कानों में लगा ली थी, इसीलिए जब कप और चम्मच की आवाज आई थी तो क्रिस ने उस आवाज को सुना ही नहीं और ना वो पैरालाइज हुआ। जेरेमी को डीन के पास से आए हुए काफी टाइम हो चुका था, इसीलिए डीन जब जेरेमी को देखने के लिए बाहर निकलता है तभी क्रिस पीछे से हिरन के सींग लेकर आता है और डीन के अंदर घुसा देता है, जिसकी वजह से डीन की भी मौत हो जाती है। अब इसके बाद क्रिस घर से बाहर निकलने की कोशिश करता है, तभी दरवाजे पे उसे मिसी दिखाई देती है। मिसी के सामने टेबल पे वो कप और चम्मच रखा होता है। जैसे ही मिसी उस कप और चम्मच को लेने के लिए दौड़ती है, क्रिस उसे जल्दी से जमीन पे गिरा देता है। इसके बाद ही मिसी स्क्रू ड्राइवर से क्रिस के ऊपर अटैक करती है, लेकिन उस स्क्रू ड्राइवर को क्रिस मिसी के सर के अंदर घुसा देता है, जिसकी वजह से मिसी की मौत हो जाती है। अब इसके बाद ही क्रिस घर का दरवाजा खोलता है, तभी पीछे से जेरेमी आ जाता है और वापस से क्रिस के ऊपर स्टेप कर देता है। वो क्रिस को हेडलॉक लगा देता है और जब जब क्रिस दरवाजा खोलने की कोशिश करता है वो पैर से मार के दरवाजे को बंद कर देता है। लेकिन अगली
अगली बार जैसे ही जेरेमी पैर मार के दरवाजा बंद करता है, क्रिस जल्दी से उसके पैर के अंदर स्क्रू ड्राइवर घुसा देता है, जिसके बाद जेरेमी पैर पकड़ के गिर जाता है और उसके बाद ही क्रिस उसके चेहरे पर कई बार कितनी लातें मारता है, तब जाके जेरेमी की मौत होती है। अब इधर हम ऊपर देखते हैं कि रोज अपने कमरे में बैठ के गाने सुन रही है और लैपटॉप के ऊपर अपने अगले शिकार की तलाश कर रही है। इधर क्रिस जेरेमी की कार लेके यहाँ से निकल रहा होता है, तभी उसके कार से जॉर्जिना टकरा जाती है। क्रिस इसके बाद भी वहाँ से निकल रहा होता है, लेकिन तभी उसे अपनी माँ की याद आ जाती है और वो रहम खा के जॉर्जिना को उठा के अपनी कार में बिठा लेता है। लेकिन तभी जॉर्जिना को होश आता है और वो क्रिस के ऊपर चिल्लाती है, कहती है कि तुमने मेरा पूरा परिवार बर्बाद कर दिया। इससे हमें पता चलता है कि जॉर्जिना के अंदर और कोई नहीं बल्कि रोज की दादी है। और तभी कार के अंदर एक झड़प होती है, जिसकी वजह से कार ठुक जाती है। इस कार एक्सीडेंट में जॉर्जिना मर जाती है, यानी कि रोज की दादी मर जाती है। क्रिस इस कार से बाहर निकलता है और तभी रोज भी यहाँ पे राइफल लेके आ जाती है और उसके ऊपर शूट करने लगती है। रोज वॉल्टर को दादाजी कह के पुकारती है और क्रिस को पकड़ने के लिए कहती है। वॉल्टर दौड़ के जाता है और क्रिस को पकड़ लेता है। वॉल्टर जोर से क्रिस का गला दबा रहा होता है और उसे मारने की कोशिश करता है। उसने तकरीबन क्रिस को मार ही दिया था। तभी क्रिस अपनी जेब से फोन निकालता है और फोन की फ्लैश लाइट वॉल्टर के चेहरे पे मारता है, जिसकी वजह से वॉल्टर का रियल कैरेक्टर एक्टिव हो जाता है, जैसे उस दिन पार्टी में आंद्रे का हो गया था। उसके बाद वॉल्टर रोज से उसकी राइफल मांगता है और रोज के पेट में गोली मार देता है और उसके तुरंत बाद ही उसी राइफल से वो खुद को भी शूट करके मर जाता है। लेकिन रोज को गोली पेट में लगी थी, इसीलिए रोज अभी भी नहीं मरी थी। वो वापस से उस राइफल को उठाने की कोशिश करती है, जिससे वो क्रिस को शूट कर सके। लेकिन तभी वहाँ पे क्रिस आता है और रोज का गला दबा के उसे मारने लगता है। तभी इनके पीछे से एक पुलिस की कार आती है। तभी इस कार के अंदर से क्रिस का दोस्त रोड निकलता है। रोड उसे अपनी कार में बिठाता है और उसे वापस शहर की तरफ लेके जाता है और रोज उसी सड़क पे पड़ी हुई अपना दम तोड़ देती है। इसके साथ ही ये साई-फाई थ्रिलर स्टोरी यहीं पे खत्म हो जाती है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये कहानी आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी।